आप प्लीज। जी जी, इनफैक्ट मुझे लग रहा है काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा टाइम एंड जिस लेवल के आसपास एक ब्रेकआउट लेवल है अराउंड 193 194, ये अगर इमीडिएट बेसिस पे यानी एक या दो दिनों में अगर ब्रेक हो जाता है तो उनको मुनाफा थोड़ा सा बेटर होना की प्रोबेबिलिटी है। बट अगर ये डिले हो जाता है तो मुझे लग रहा है कि उनको इस पर्टिकुलर ऑप्शन से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो मेजर मूवमेंट थी रिजल्ट बेस्ड, वो आई थिंक ऑलरेडी हो चुकी है। तो आईवीज भी काफ़ी शूट अप हुए थे, आई थिंक उन्होंने उसी समय के आसपास लिया था एक ये ऑप्शन। तो मुझे लग रहा है काफ़ी क्रिटिकल होगा अगर 194 के आसपास इमीडिएट स्विंग हो जाता है एक या दो दिनों में, तो होल्ड करना चाहिए, नहीं तो उनको एग्जिट करनी चाहिए पोजीशन। चलिए, उम्मीद है आपको राय मिल गई होगी। और सर, अभी कुछ देर पहले हमारे साथ एक मैम थी, उन्होंने सिप्ला की एट द मनी कॉल ली। सिप्ला अभी नहीं चला। ऑप्शंस में दाव ऐसे में लगाइए जहां पे मोमेंटम जनरेट होने वाला है। मैं अक्सर कहता हूं इस कार्यक्रम में, ऑप्शंस में क्या करना है, मैं राइड करना है मोमेंटम को, इससे पहले कि मोमेंटम लॉस्ट हो निकल जाइए। भले ही चवन्नी मिले, अठन्नी मिले, रुपया मिले, लेकिन मोमेंटम में ट्रेड करना है। आपने मोमेंटम खत्म होने के बाद लिया है ऑप्शन। कोई बात नहीं, जिंदगी बहुत कुछ सीखता है आदमी, ऐसी बात नहीं है। अब एक प्रश्न लेते हैं, सुरेश नागपुर से हैं ये। सुरेश, गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। सर, मेरे पास आयुषी के 4 लॉट थे 84.35 पे जून के फ्यूचर्स। आयुषी के 4 लॉट हैं आपके पास। 83 पे लिया था आपने? 4.3 पे। 83 पे लिया था आपने? 83.4 पे, 83.4 पे, ओके। आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा था सर 4-5 दिन पहले, लेकिन अभी ये ट्रेड थोड़ा सा नीचे आ गया है। क्या करें, एक बार प्रॉफिट बुक कर लेके यहाँ पर सचिन? डेफिनेटली उनको थोड़ी सी पोजीशन हल्की करनी चाहिए, क्योंकि एक मेजर स्विंग 96 के आसपास जो हुआ था, 95 के आसपास ही क्लस्टर है, काफ़ी पुट राइटर्स वहाँ पर अभी भी एडमेंट है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से वापस एक रिबाउंड हुआ है उसी लेवल से, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर रहना चाहिए। सिंस इनके पास मल्टीपल लॉट्स है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर उनको मुनाफा बांध देना चाहिए आधे पोजीशन में। एंड बैलेंस पोजीशन मुझे लग रहा है 85.50 इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उनको होल्ड करनी चाहिए। इन केस अगर वापस एक मूव मिल जाती है तो 95 के ऊपर इसको मोमेंटम मिलेगा। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि अच्छा मुनाफा है, तो वहाँ पर पार्ट प्रॉफिट बुक कर लीजिए एंड एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ इस पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड कीजिए। मेजर स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं है, बट 95 फॉर दिस एक्सपायरी थोड़ा सा एक हर्डल नजर आ रहा है। चलिए, अब एक प्रश्न लेते हैं, और ट्विटर पर प्रश्न आया है मिस्टर पंकज तिवारी का। अभी तिवारी है, तवारी है, आई मीन TAWARI लिखा है उन्होंने। खैर सर, आपका प्रश्न मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। आई हैव 6 लॉट ऑफ रिलायंस एट टारगेट ऑफ 1620, एक्सपायरी डेट 25 जून, व्हाट योर ओपिनियन, होल्ड और सेल, बाइंग प्राइस 45। ओके, आपने 620 की कॉल ऑप्शन ली है। जरा प्लीज डायरेक्टर साहब 1620 का कॉल ऑप्शन लिखे आइए। सर, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि रिलायंस जिस स्टॉक की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, इस चैनल का CNBC आवाज़ का स्वामित्व और प्रबंधन उन्हीं के हाथ में है, लेकिन मैं आपके प्रश्न के आधार पर और डेटा के आधार पर टिप्पणी करूंगा। यहाँ पर 155 आज का लो एग्जैक्टली अगर आप देखें तो है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सचिन, इसमें एक पैटर्न रहा है रिलायंस में। अगर आप देखें कितनी सारी डील आई इस ड्यूरिंग द लॉकडाउन, उसके बाद राइट्स इशू, रिजल्ट्स, सब कुछ हुआ। ये स्टॉक कभी 20 DMA के नीचे स्लिप नहीं हुआ। दैट मीन्स ये एक मेरे लिए बहुत डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री है कि इसके नीचे से स्टॉक को नहीं रखना है। और ये मोमेंटम में आता है, कूल ऑफ होता है और फिर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से ऊपर जाता है। अब इनकी कॉल थोड़ी सी आउट ऑफ मनी हो गई है 1620 की। कैसे अप्रोच करें, क्योंकि जो हमारे अगले कॉलर शेड्यूल्ड कॉलर थे उनका प्रश्न भी था रिलायंस पे, और उन्होंने एक लॉट ली थी 1600 की कॉल 35 पे। दो प्रश्न हो गए यहाँ पे, 1620 की कॉल 35 पे और साथ ही साथ 1620 की कॉल 25 पे। क्या राय देगी आपकी? देखिए वीरू, इनफैक्ट इसके 5 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से वापस पिछले 4 दिनों के मोमेंटम के बाद 3 दिनों का करेक्शन आया, मुझे लग रहा है ये हेल्दी करेक्शन है। यहाँ पे स्ट्रक्चर कहीं पर भी इनवैलिड नहीं है। इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन यही है कि अराउंड 1650 1655 तक ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है इनको अपनी जो कॉल ऑप्शन है वो होल्ड करनी चाहिए। काफ़ी समय है इस पर्टिकुलर एक्सपायरी में। इनफैक्ट 1620 की अगर हम बात करें तो एब्सोल्यूट बेसिस पे अगर उनको एक स्टॉप लॉस लगाना है तो मुझे लग रहा है वो अराउंड 16 के आसपास ही होगा।
जो थोड़ा सा डीप है, बट वही एक वैलिड लेवल होगा। अगर वो पर्टिकुलर लेवल ब्रीच हो जाता है फ्रॉम दी 1620 कॉल ऑप्शन, तो ही मेजर इसमें डिटोरेशन होगी। नहीं तो मुझे लग रहा है ये कंसोलिडेशन काफ़ी हेल्दी है एंड वापस एक रिबाउंड होने की काफ़ी जगह है। अराउंड 45-50 के आसपास ये वापस स्विंग होना चाहिए। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है होल्ड करने में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट और एडिशंस भी कर सकते हैं उस एक फ्रेश रिन्यूड स्टॉप लॉस के साथ। तो यहाँ पर वीकनेस बिल्कुल नहीं है। मुझे लग रहा है एक कंसोलिडेशन है, वापस एक बार अप मूव बनने की कोशिश हो सकती है अगले कुछ दिनों में। ओके आपके कुछ ट्रेड्स सचिदानंद, और आई थिंक आपने एक मेरे को एक क्लू भी दिया था कि आप HDFC में एक ऑप्शन ट्रेड ढूंढ पाए हैं। प्लीज़ ज़रा उसकी टिप्पणी करिएगा यहाँ पर। वेरी इनफैक्ट यहाँ पर अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो HDFC लिमिटेड पिछले 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर एक इमीडिएट ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है। और जिस तरीके से इसका 1800 का कॉल ऑप्शन है, मुझे लग रहा है वहाँ पर एक पोजीशन ज़रूर लेनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 58 का। इमीडिएट बेसिस पे 95 की एक्सपेक्टेशन है एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है 120 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि हमने अपने क्लाइंट्स को भी ये पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन रिकमेंड किया है अराउंड 70-72 के जोन में। तो मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है एंड एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला है। तो मुझे लग रहा है अगले कुछ दिनों के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में मोमेंटम जारी रह सकता है। तो यहाँ पर एक फ्रेश ट्रेड लेना चाहिए HDFC लिमिटेड के 1800 के कॉल ऑप्शन पर। ओके चलिए सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडिसेस पर निगाह रखी आपने। निफ्टी करीब 10,112 पूरा स्ट्रगल करता हुआ इस क्लस्टर को निकालने का, और निफ्टी बैंक अगर आप देखें एक मजबूत रेजिस्टेंस दिन के जो उभरा है वो है 20,100 और 20,200 का जोन। आपसे अगली मुलाकात होगी 12 बजे फ्यूचर एक्सप्रेस में। इंडेक्स को लेकर बात करेंगे और ऑप्शन रणनीति को लेकर बात करेंगे, और जाने से पहले CNBC आवास और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की उस खास मुहिम की बात करते हैं, इन्फॉर्म इन्वेस्टर। और देखिए अब जब एक निवेशक के तौर पर रिएक्ट करना होता है तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट किस प्रकार का है और स्टॉक पिकिंग किस प्रकार की आपकी होनी चाहिए, और साथ ही साथ KYC बहुत पहलुओं पे बात की है हमने। लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस की जो कि आपने नहीं की थी लेकिन फिर भी वो आपके खातों में दिख रही हैं। याद रखिए ये ब्रोकिंग इंडस्ट्री में बहुत होता है और प्लीज़ इसके प्रति सचेत रहिए, क्योंकि आप बहुत सारे मैंडेट देते हैं और उन मैंडेट्स का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ अपने जो अकाउंट है उसकी जो समरी है उसको चेक करते रहिए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जिसे बोलते हैं, और जब भी कोई सस्पिशियस आपको ट्रांजेक्शन मिले उसको रिपोर्ट करें अपने ब्रोकर को और अपने अकाउंट को तत्काल प्रभाव से फ्रीज कर दें ताकि ऐसी कोई ट्रांजेक्शन दोबारा ना हो पाए। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हर्षदा आपके साथ होंगी खिलाड़ी नंबर 1 लेके। नमस्कार।